प्यारे बच्चों, आपका द कंसेप्ट चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब से संबंधित सभी प्रकार के यहाँ पे स्थितियों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो होगा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। तो जब भी बात कभी हम लोग करते हैं उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब के निर्माण से संबंधित, तो इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होता है और जो भी प्रतिबिंब बनता है उस बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। तो यहाँ पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि उत्तल दर्पण में जो है प्रतिबिंब किस प्रकार से बनते हैं और जो भी प्रतिबिंब बनेंगे उनकी प्रकृति क्या होगी। तो जैसे अवतल दर्पण में बहुत सारी स्थितियां थी, उसी प्रकार से उत्तल दर्पण में भी बहुत सारी स्थितियां आएगी। जैसे हम लोग स्थिति एक की वर्णन करें, जब वस्तु अनंत पर हो। तो सबसे पहले एक उत्तल दर्पण हम लोग इस प्रकार से बनाते हैं और उत्तल दर्पण बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से इस दर्पण का एक नामकरण करते हैं एम एन, और फिर इस दर्पण में हम लोग खींचते हैं एक मुख्य अक्ष जो कि इसके प्रिंसिपल एक्सिस या जो इसकी इसके पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाता है, और वक्रता त्रिज्या वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में जो बिंदु आता है उसे हम लोग कहते हैं दर्पण का मुख्य फोकस यानी कि एफ। जो हम लोग अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण को पढ़ रहे थे तो वहां हमने आप लोग को बोला था कि एक बात को आप लोग याद रखिएगा कि अनंत से चलकर आने वाली प्रकाश किरणें, मतलब जो वस्तु अनंत पर है तो अनंत वाली स्थित वस्तु से जो भी प्रकाश किरण आएगी वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो इस प्रकार से देखिए, एक प्रकाश किरण इस प्रकार से आया और दूसरा प्रकाश किरण मान लीजिए हम लोग नीचे ले लेते हैं मुख्य अक्ष इस प्रकार से, और भी बहुत सारी प्रकाश किरणें आ सकती है। आप इस प्रकार से भी ले सकते हैं, एक और प्रकाश किरण ऊपर की ओर आप ले लीजिए। कम से कम जो है हमें प्रतिबिंब बनाने के लिए दो प्रकाश किरण की आवश्यकता होती है। तो उत्तल दर्पण का क्या खासियत है कि यह प्रकाश किरण को फैला देती है। अवतल दर्पण का खासियत था कि यह प्रकाश किरण को समेट देती है, अभिसरित करती है। इसीलिए हम लोग अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, जबकि हमारे पास जो उत्तल दर्पण है यह प्रकाश किरण को फैलाती है। और यदि मुख्य अक्ष के समानांतर कोई प्रकाश किरण आए तो उसको इस प्रकार से यह अपसरित करती है, फैलाती है कि फैलने वाली प्रकाश किरण जो है हमें महसूस होता है कि दर्पण के मुख्य फोकस से चल करके आ रही है। देखिए इस प्रकार से दर्पण के मुख्य फोकस से चल करके आ रही है। इस प्रकार से ये देखिए अपवर्तित हो गई, परावर्तित हो गई। फिर ये देखिए ये इस प्रकार से परावर्तित होगी और ये जो है कुछ इस प्रकार से परावर्तित होगी। देखिए इस प्रकार से। तो हम लोग जानते थे, पहले से भी जानते थे कि यदि कोई प्रकाश किरण जो कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर हो वह परावर्तन के बाद जब भी जाएगी तो दर्पण के मुख्य फोकस से ही होकर जाती है। तो यहाँ भी वही हो रहा है, उत्तल दर्पण है, प्रकाश किरण का परावर्तन हुआ और यह कहाँ से होकर गया, मुख्य फोकस से। तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो जाएगी, तो हम लोग जानते हैं कि जिस बिंदु पे परावर्तित किरणें एक दूसरे को कट करती है या कट करती हुई मालूम प्रतीत होती है उसी बिंदु को हम लोग जो है उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पे, मुख्य फोकस पे। प्रतिबिंब मुख्य फोकस पे, कॉमा वस्तु से बहुत छुटकुसा एक बिंदु के बराबर, तो एकदम छुटकुसा प्रतिबिंब बनेगा। तो लिखेंगे वस्तु से बहुत छोटा, कॉमा वास्तविक बनेगा या काल्पनिक बनेगा, बिल्कुल सही। ये जो प्रतिबिंब बन रहा है वो क्या बन रहा है, काल्पनिक बन रहा है। क्यों, क्योंकि ये जो परावर्तित प्रकाश किरणें हैं वो एक दूसरे को वास्तविक रूप से नहीं काट रही। तो बहुत छोटा कॉमा काल्पनिक बनेगा, इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं। अब यहाँ पे हमने ये क्यों नहीं बोला कि सीधा बनेगा या उल्टा बनेगा, तो इसकी चर्चा हम लोग पिछले क्लास में भी किए थे कि चूंकि जो प्रतिबिंब बन रहा है वह काफी ज्यादा छोटा है, और जब वो बहुत छोटा है तो हम लोग यह नहीं कह सकते कि प्रतिबिंब सीधा है या फिर उल्टा।
लेकिन आप लोग याद रखिए कि जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वह सामान्यतः सीधा होता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हो गया स्थिति नंबर 2। तो अवतल दर्पण में बहुत सारी स्थितियां आई थी, जैसे अनंत पे है, अनंत और सी के बीच में है, सी पर है। तो हम लोग जो है स्थिति नंबर 2 को समझने का प्रयास करते हैं। तो यदि हम लोग अवतल दर्पण के जैसा कोई केस लें और वह केस इस प्रकार से हो कि वस्तु को हम लोग अनंत और दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच रख दें। ये देखिए, ये हुआ हमारे पास उत्तल दर्पण, और ये हो गया एम, ये हो गया एन, ये हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गया इसका ध्रुव पॉइंट पी, ये हो गया इसका सेंटर सी। इन्फिनिटी कुछ इस तरफ होगा, और जब इन्फिनिटी इस तरफ है तो हमने वस्तु को बोल रहे हैं कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखना है, मतलब यहाँ पे रखना है। तो आप लोग खुद सोचिए, जब वस्तु को हम लोग दर्पण के पीछे रखेंगे तो क्या उसका कभी प्रतिबिंब बन सकता है क्या? कभी नहीं बन सकता। हम लोग को अपना चेहरा देखने के लिए जो है अपने चेहरे को दर्पण के परावर्तक सतह की ओर रखना पड़ता है। यदि हम लोग अपने चेहरे को पीछे से देखने का प्रयास करें तो यह कभी संभव ही नहीं है कि हमारा चेहरा हमें दर्पण में दिखाई देगा। तो यानी कि इधर तो नहीं रख सकते हैं, ये तो कन्फर्म हो गया। तो हमें जो ही वस्तु रखनी पड़ेगी परावर्तक सतह की ओर रखनी पड़ेगी, और परावर्तक सतह की ओर कोई भी पॉइंट नहीं है, ना तो सी है, ना तो एफ है, ना तो पी है। इस प्रकार से कोई भी पॉइंट नहीं है, यानी कि सिर्फ मुख्य अक्ष है। सिर्फ जो है ये एक लाइन है जो कि पी और सी को क्रॉस कर रही है। तो इस स्थिति को लिखते हैं मुख्य अक्ष पर परावर्तक सतह की ओर अनंत और ध्रुव के बीच। जी हाँ, उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष पे परावर्तक सतह की ओर किसी वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच रखेंगे तो हर बार आंसर हम लोग को सेम मिलेगा, चाहे आप कहीं भी रख लीजिए। आपको जहां मन करता है वहां पे रखिए। मान लेते हैं कि मेरा मन कर रहा है यहाँ पे रखने का, तो हमने यहाँ पे रख लिया। तो हम लोग जानते हैं कि प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 प्रकाश किरण चाहिए। तो चलिए, एक प्रकाश किरण और यहाँ पे देख लीजिए पोल और सेंटर के बीच में कहीं होगा इस प्रकार से मुख्य फोकस। तो एक प्रकाश किरण जो है इस प्रकार से मुख्य अक्ष के समानांतर आया, तो हम लोग जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर जो भी प्रकाश किरण आएगी वह दर्पण के फोकस से होकर के जाती हुई प्रतीत होगी यदि दर्पण उत्तल है। और दूसरा नंबर, मेरे पास एफ है, मेरे पास सी है, मेरे पास पी है, जहां से मूड करता है वहां से गुजार दीजिए। तो चलिए पी से गुजारते हैं, आप सी से भी गुजार सकते हैं, आप एफ से भी गुजार सकते हैं, ठीक है, जहां से मर्जी करें। जैसे चलिए हम सी से गुजार के चेक करते हैं। तो हम लोग वो जानते हैं कि सी तक तो जा नहीं सकता है, सी तक तो जा नहीं सकता है, फिर भी हम लोग जो है सी तक बढ़ा के प्रयास किए कि ये रेखा जो है सी के पास जा रही है। इसका मतलब यह हुआ कि जिस लाइन से ये रेखा, ये जो प्रकाश किरण जाएगी, इसी पथ से जो है यह वापस इस प्रकार से मुड़ जाएगी। तो जो प्रकाश किरण है जिस बिंदु पे एक दूसरे को कट करती है, उस बिंदु पर जो है वस्तु का प्रतिबिंब का निर्माण होता है। इस प्रकार से आप पोल से भी गुजार सकते थे, देखिए इस प्रकार से, इस प्रकार से, ये देखिए। तो जिस कोण से आएगा उसी कोण से जो है ये प्रकाश किरण परावर्तित कर जाएगी। पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो यह भी देखिए इसी पॉइंट पे कट कर रहा है। तो आप जितनी भी प्रकाश किरण आपको गुजारना है आप गुजार सकते हैं। हर बार जो है सभी के सभी प्रकाश किरणें, यदि आपका मेजरमेंट सही है, लाइन आप सही खींच रहे हैं, तो हमेशा जो है सभी प्रकाश किरणें एक ही पॉइंट पे एक दूसरे को कट करेगी, और जिस पॉइंट पर कट करती है उसी पॉइंट को जो है हम लोग उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रकृति की बात कर ली जाए कि ये जो प्रतिबिंब बन रहा है इसकी प्रकृति कैसी है, तो देखिए सीधा बन रहा है, काल्पनिक है। आप लोग समझ पा रहे हैं क्यों काल्पनिक है? तो सीधा है, काल्पनिक है, वस्तु से छोटा है, और दर्पण के परावर्तक सतह के पीछे बन रहा है। तो लिखेंगे दर्पण के परावर्तक सतह के पीछे, कॉमा, और कैसा बन रहा है? तो वस्तु से छोटा बन रहा है। और कैसा बन रहा है? तो काल्पनिक बन रहा है। काल्पनिक को एक और नाम से हम लोग जानते हैं आभासी।
इसको आप लोग याद रखिएगा। तो वस्तु जो छोटा बन रहा है, काल्पनिक बन रहा है और सीधा बनेगा, सीधा बनेगा। तो ये हुआ हमारा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। तो सिर्फ यही दो केस आता है, एक अनंत पे हो और दूसरा अनंत और पोल के बीच परावर्तक सतह की ओर कहीं भी रखेंगे वस्तु को। आप लोग ट्राई कर सकते हैं, कहीं भी रख के आप लोग ट्राई कीजिए, तो सीखने को मिलेगा कि जो भी यहाँ पे आंसर आ रहा है क्या वो हमारा सही है या फिर नहीं। तो हम लोगों ने लगभग तीनों दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण को हम लोग समझ चुके हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो यहाँ पे एक टेबुलेशन बनाने की कोशिश करते हैं ताकि हम लोगों को अच्छी तरीके से याद हो सके कि कहाँ पे वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। तो आइए एक ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे अवतल दर्पण में जो भी वस्तु को हम लोग जहां भी रखे थे तो उसके कारण प्रतिबिंब की स्थिति क्या थी और उसकी प्रकृति क्या थी। तो ऊपर में आप लोग भी इस प्रकार से हेडिंग लगा सकते हैं, अवतल दर्पण। इस पर यहाँ पे हम लोग 3 लाइन खींचेंगे, 3 बॉक्स बनाएंगे 2 लाइन खींच करके। यहाँ लिखेंगे हम लोग वस्तु की स्थिति, यहाँ लिखेंगे हम लोग प्रतिबिंब की स्थिति और यहाँ हम लोग लिखते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति। बात जब की जाती है वस्तु की स्थिति की, तो सबसे पहला हमने देखा था कि जब अनंत पर वस्तु को रखते हैं तो मुख्य फोकस पे बनता है वास्तविक बनता है वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा बनता है। ये हो गया हमारा पहला केस। दूसरा केस क्या था कि जब मुख्य फोकस पे रखेंगे तो अनंत पर बन जाएगा और जब अनंत पे बनेगा तो वास्तविक ही बनता है। उसके बाद क्या होता है तो वस्तु से बहुत बड़ा बनता है और साथ में बनता है कैसा, उल्टा। तो ये देखिए 2 केस है, काफी इंटरेस्टिंग है। इन्फिनिटी पे रखिएगा तो मुख्य फोकस पे रखिएगा तो इन्फिनिटी पे। बस प्रकृति थोड़ी सी चेंज हो जाती है, प्रकृति को थोड़ा सा हम लोग ध्यान में रखेंगे, नेचर, इमेज का नेचर। तीसरा नंबर पे जो आता है वह है सी। तो जब वस्तु को सी पे रखे थे तो प्रतिबिंब भी हमारा सी पर बना था और किस प्रकार बना था, तो यह बना था वास्तविक बना था और वस्तु के बराबर बना था, वस्तु के बराबर बना था और साथ में कैसा बना था तो उल्टा बना था। तो सी पर रखेंगे मतलब वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनेगा और वास्तविक बनता है, वस्तु के बराबर बनता है और साथ में कैसा बनता है, उल्टा बनता है। तो चौथे केस की हम लोग बात कर लेते हैं। तो बात जब हम लोग करते हैं चौथे केस की, आप लोग उतारते चलिएगा, वीडियो को पॉज करके आप लोग उतार सकते हैं। तो जब हम लोग चौथे केस की बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं अनंत और सी के बीच, अनंत और सी के बीच। तो जब वस्तु को अनंत और सी के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब जो है वह बनता है एफ और सी के बीच, मतलब मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे वस्तु को तो प्रतिबिंब बनता है मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। प्रकृति कैसी होगी, तो प्रकृति होती थी हमारी वास्तविक होती थी, उल्टा होता था और साथ में होता था वस्तु से छोटा। यदि हम लोग बात कर लें पांचवी स्थिति की, तो पांचवी था एफ और सी के बीच। तो जब हम लोग एफ और सी मतलब मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब बनता है अनंत और सी के बीच। यहाँ भी देखिए एक रिलेशन हमको देखने को मिलेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। जब हम लोग अनंत और सी के बीच रखेंगे तो एफ सी के बीच, और जब एफ सी के बीच रखेंगे तो अनंत और सी के बीच। प्रकृति थोड़ी सी चेंज हो जाती है, वास्तविक होगी, उल्टा होगा और यह हो जाता है वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। और जो हमारा लास्ट केस था, केस नंबर जो 6 था, वह था मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच। इस केस को हम लोग याद रखेंगे क्योंकि जब अवतल दर्पण का इस्तेमाल पढ़ते हैं तो वहां पे जो है इसका काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है।
इसका एफ और पी के बीच वस्तु को रखेंगे तो कहाँ प्रतिबिंब बनता है। जब एफ और पी के बीच रखते हैं तो दर्पण के परावर्तक सतह के पीछे जो है इस प्रतिबिंब का निर्माण होता है। और जब इसकी प्रकृति की बात की जाती है तो काल्पनिक बनता है, जिसको हम लोग आभासी भी कहते हैं, काल्पनिक भी कहते हैं, जो भी लिखना चाहे आप लोग लिख सकते हैं। वस्तु से बड़ा बनता है और साथ में बनता है सीधा। आभासी है तो आभासी का अधिकतर केस जो है हमें सीधा ही देखने को मिलता है। तो ये था हमारा अवतल दर्पण में बनने वाले सभी स्थितियों में प्रतिबिंब की प्रकृति और प्रतिबिंब की स्थिति। तो ये सभी के सभी प्रकृति किस प्रकार से प्राप्त किए जाते हैं, इसकी चर्चा हम लोगों ने एक स्पेशल वीडियो में की हुई है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण का वीडियो देखिए, वहाँ पे हम लोगों ने इसके बारे में काफ़ी डिटेल से चर्चा की है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा उत्तल दर्पण में, तो इसको भी आप लोग टेबुलेशन कर लीजिए। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वस्तु को कहाँ रखेंगे। तो इसमें दो ही केस है। केस नंबर 1 है अनंत पे रखेंगे तो, और केस नंबर 2 है अनंत और पोल के बीच। तो देखिए तो केस नंबर 1 है जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो आप सब लोग को पता है, अभी भी हम लोग देखा फोकस पे बनेगा, मुख्य फोकस से बनता है। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति होती है काल्पनिक, जिसको कि हम लोग आभासी भी कहेंगे, और वस्तु से बहुत छोटी, बहुत बहुत छोटी, एक पॉइंट के बराबर। सूर्य का उतना बड़ा सन हमारे पास जो है, उसका डायमेंशन उतनी बड़ी है, लेकिन जब उत्तल दर्पण में उसका प्रतिबिंब बनता है तो वो एक छोटा सा पॉइंट जैसा बनता है। और दूसरा नंबर होता है अनंत और पी के बीच परावर्तक सतह की ओर। अनंत और ध्रुव के बीच परावर्तक सतह की ओर कहीं भी रखेंगे तो हमेशा एफ और पी के बीच बनता है। हमेशा जो है प्रतिबिंब बनता है एफ और पी के बीच, चाहे आप मुख्य अक्ष पे कहीं भी रख लीजिए। हम लोगों ने इसको अभी देखा। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, तो प्रकृति हो जाएगा काल्पनिक, उसके बाद हो जाएगा वस्तु से छोटा और तथा सीधा। तो यह जो प्रकृति था हमारा उत्तल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनते हैं उसमें प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है और उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। तो इसको जो है आप लोग को याद रखना पड़ेगा। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जिसमें चर्चा करेंगे दर्पण के प्रयोग के बारे में, कि हम लोग रियल लाइफ में किस दर्पण का कहाँ पे प्रयोग करते हैं और उस जगह उसी दर्पण का प्रयोग क्यों करते हैं। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए, साथ ही हमसे जुड़े रहिए।